फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक। इतिहासकार जॉन लॉक को उदारवाद का जनक मानते हैं, लिबरलिज्म का जनक मानते हैं। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो निरंकुश सत्ता को अस्वीकार करती है, मनुष्य के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता की मांग करती है, लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा की मांग करती है और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था फ्री मार्केट इकोनॉमी का समर्थन करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पहले हम उदारवाद का एक ओवरव्यू देखेंगे कि आखिर उदारवाद क्या है, लिबरलिज्म क्या है। इसके बाद हम चिरसम्मत उदारवाद, जो कि उदारवाद का एक पुराना रूप है, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म को समझेंगे। इसके बाद आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद को हम डिटेल में काफ़ी समझेंगे। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो के लास्ट में हम एक निष्कर्ष को देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहना। यकीन मानिए, उदारवाद से संबंधित जितनी भी कन्फ्यूज़न है आपको, वो सारी की सारी आज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। यूरोप में एक लंबे समय तक सामंतवादी व्यवस्था यानी कि फ्यूडरलिज्म कायम रहा। सामंतवादी व्यवस्था में राजनीतिक दृष्टि से तीन वर्गों की प्रधानता थी: पुरोहित वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण। भूमि का स्वामित्व कुलीन वर्ग के हाथों में था और जनसाधारण मुख्यतः कृषि दास थे, जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। सामंतवाद के अंतर्गत सभी वर्गों के विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज और दायित्व यानी कि ऑब्लिगेशंस परंपरा से निर्धारित होते थे। मतलब परंपरा के अनुसार सारी चीज़ें चली आ रही थी। कृषि दास के बच्चे कृषि दास ही बनते थे। जनसाधारण किसी बात पर प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे और अंधाधुंध चर्च की मान्यताओं को मानते थे। इसके बाद धीरे धीरे उदारवाद की विचारधारा का जन्म हुआ, जिसने कहा कि लोगों को तर्क वितर्क करने का अधिकार होना चाहिए। अब लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया, परंपरागत मान्यताओं पर क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अब इसी बीच कई विचारक सामने आए, जिसमें जॉन लॉक प्रमुख थे। जॉन लॉक पहला ऐसा विचारक था जिसने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हुए, नेचुरल राइट्स मानते हुए ये तर्क दिया था कि सरकार की स्थापना इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए एक न्यास के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में की जाती है। मतलब ये जॉन लॉक ने एक ऐसा विचार सामने रखा और कहा कि सरकार की स्थापना केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए यानी कि उनकी सुरक्षा के लिए की जाती है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा के लिए ही सरकार की स्थापना की जाती है। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि वो इन अधिकारों की रक्षा करे और अगर सरकार अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहती है तो नागरिकों को अपनी सरकार के विरुद्ध क्रांति कर देनी चाहिए। ऐसा मानना जॉन लॉक का था। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के 17th सेंचुरी के समय के इंग्लैंड के विचारक थे और इनके ही विचारों के फलस्वरूप उदारवाद को काफ़ी बढ़ावा मिला और 1688 की गौरवमय क्रांति को उदारवाद की विजय के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके तहत वहाँ के राजा को हटाकर उनकी बेटी मेरी और मेरी के जो हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। अब हुआ ये कि जो राज मुकुट की जो शक्तियाँ थी, राजतंत्र की जो शक्तियाँ थी इंग्लैंड में, उसको बहुत ही कम कर दिया गया और नागरिकों को काफ़ी अधिकार दिए गए और सरकार बनाई गई। आज भी हम देख सकते हैं इंग्लैंड में राजतंत्र पाया जाता है, बट उसके साथ ही सरकार काफ़ी पावरफुल है। जो राजतंत्र है वो बस एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सारी की सारी शक्ति इंग्लैंड की संसद के पास है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 17वीं शताब्दी के अंत तक उदारवाद की विचारधारा काफ़ी विकसित हो गई थी। फ्रेंड्स, उदारवाद की मान्यता में समय के साथ कई परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसके कारण उदारवाद कई हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और फिर न्यू लिबरलिज्म। तो अभी हम बात करते हैं चिरसम्मत उदारवाद की, यानी कि क्लासिकल लिबरलिज्म की। फ्रेंड्स, क्लासिकल लिबरलिज्म को आप पुराना उदारवाद भी कह सकते हैं। शुरू में उदारवाद का जो रूप इंग्लैंड में विकसित हुआ था, उसी को हम चिरसम्मत उदारवाद या क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है, यानी कि नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है।
चिरसम्मत उदारवाद व्यक्तिक अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा की मांग करता है। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में चिरसम्मत उदारवाद राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। मतलब कि संविधान के द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए या राज्य के कानूनों के द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में राज्य को बहुत ही कम या ना के बराबर हस्तक्षेप करना चाहिए। इस बात का समर्थन लिबरलिज्म, ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, करता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्लासिकल लिबरलिज्म राज्य से कह रहा है कि आप बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत करो, फ्री मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। इस तरह क्लासिकल लिबरलिज्म चिरसम्मत उदारवाद पूंजीवाद का एक बहुत ही बड़ा समर्थक है और पूंजीवाद की स्थापना भी करना चाहता है। पूंजीवाद में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के जो साधन होते हैं वो निजी हाथों में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं और राज्य का हस्तक्षेप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या मार्केट में ना के बराबर होता है। चिरसम्मत उदारवाद के अनुसार राज्य यानी कि सरकार का काम बस यही है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसके अलावा राज्य को कुछ भी नहीं करना है। राज्य को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी है और मार्केट में, बाजार में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना है। प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चिरसम्मत उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म को समझ लिया। अब हम बात करते हैं आधुनिक उदारवाद की, मॉडर्न लिबरलिज्म की। आधुनिक उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद यानी कि पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहा जाता है। अब क्लासिकल लिबरलिज्म के कारण, चिरसम्मत उदारवाद के कारण मध्यम वर्ग का थोड़ा बहुत विकास हुआ था। इसके अलावा जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो अमीर कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उनको काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई थी और उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। बट इससे जो किसान थे, जो मजदूर थे, उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ था। मध्यम वर्ग और जो सबसे ऊंचे तबके के लोग थे, वर्ग के लोग थे, उनका तो विकास हो रहा था, उनको काफ़ी स्वतंत्रता चाहिए थी, वो स्वतंत्रता उनको मिल भी गई। बट जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग थे, उनको उतनी मतलब स्वतंत्रता देने के बाद भी, इतने सारे अधिकार उनको मिलने के बाद भी, उनकी हालत में, उनकी दशा में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया। कई सारी नई नई इंडस्ट्रियां आ गई थी, जिसके कारण एक नया वर्ग, कामगार वर्ग भी सामने आ गया था, यानी कि मजदूर वर्ग ही। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म पूंजीवाद का बहुत ही ज़्यादा समर्थक था। अब पूंजीवाद के अंतर्गत क्या होता है कि गरीब और भी गरीब होते हैं और अमीर और भी अमीर होते चले जाते हैं। तो ऐसा हुआ भी। अब जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनकी दशा तो बिल्कुल सुधरी ही नहीं। इसके अलावा मार्क्सवादी और समाजवादी विचारधारा 19वीं शताब्दी में सामने आ गई थी। अब इन विचारधाराओं ने भी उदारवाद की इस कमी की ओर ध्यान देना शुरू किया और इसका विरोध किया। तो इन सभी कारणों के कारण अब उदारवाद में सुधार की आवश्यकता थी। अब उदारवाद ने अपनी विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन किया और कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट को शामिल किया और तात्विक स्वतंत्रता नागरिकों को देने की बात की। मतलब ये कि अब वेलफेयर स्टेट होगा, यानी कि कल्याणकारी राज्य होगा जो गरीब वर्गों के लिए कुछ कार्य करेगा। और तात्विक स्वतंत्रता प्रदान की। तात्विक स्वतंत्रता में क्या होता है, कई अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि लोगों को अब शिक्षा के अधिकार देने की बात की गई, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के अधिकार की बात की। और जब एक व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाते हैं तो राज्य का ये कर्तव्य होता है, सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और अगर वो प्राइवेट स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर सकता है, उतना पैसा नहीं है उसके पास कि वो स्कूल में जा सके, तो सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो उस व्यक्ति के लिए व्यवस्था करे ताकि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आधुनिक उदारवाद में कल्याणकारी राज्य को शामिल किया गया है। मतलब राज्य को लगता है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए मार्केट में, तो आधुनिक उदारवाद इसकी इजाज़त देता है। चिरसम्मत उदारवाद बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने को मना करता है और आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार के हस्तक्षेप को मान्यता देता है। फ्रेंड्स, यहाँ आप एक एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बट अगर उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक अच्छा वकील
मतलब अरेंज कर पाए, या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट का खर्चा, तो फ्रेंड्स उसकी इस स्वतंत्रता का क्या फ़ायदा। अब उसकी इस स्वतंत्रता का होना ना होना तो बराबर है ना। तो आधुनिक उदारवाद में इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझा गया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कल्याणकारी राज्य का होना आवश्यक है। अब कल्याणकारी राज्य क्या करेगा, एक सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा और उस व्यक्ति की इस स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको आधुनिक उदारवाद अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नव उदारवाद की, न्यू लिबरलिज्म की। फ्रेंड्स, नव उदारवाद को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1991 में नव उदारवाद से ही प्रभावित होकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोला था, मतलब नई आर्थिक नीति को अपनाया था। फ्रेंड्स, नव उदारवाद को हम न्यू लिबरलिज्म या स्वेच्छातंत्रवाद यानी कि लिबर्टेरियनिज्म भी कहते हैं। लिबर्टेरियनिज्म नव उदारवाद व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता की मांग करता है और समकालीन विश्व में राज्य की अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। मतलब ये कि नव उदारवाद कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधा समझता है। नव उदारवाद का मानना है कि कल्याणकारी राज्य जो सुयोग्य व्यक्ति होते हैं, जो कार्य करने में सक्षम व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर भारी टैक्स लगाकर उस पैसे का यूज़ अयोग्य व्यक्तियों और जो बिल्कुल ही काम लेज़ी इंसान होते हैं, जो काम वगैरह नहीं करते हैं, उनके ऊपर वो पैसा खर्च किया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए, ऐसा नव उदारवाद का मानना है। नव उदारवाद की यह विचारधारा 1980 के दशक में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई, स्पेशली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में और ब्रिटेन में। क्या हुआ फ्रेंड्स कि पूर्वी यूरोपीय जो देश थे, जहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी शासन प्रणाली थी, इसके अलावा जो विकासशील देश थे जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए नहीं खोला था और कल्याणकारी कार्यों को ज़्यादा महत्व देते थे, तो इन देश की अर्थव्यवस्थाओं में गहरा संकट देखने को मिला, जिस कारण से नव उदारवाद की जो विचारधारा थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। क्योंकि नव उदारवाद की विचारधारा कल्याणकारी राज्य का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती, और कल्याणकारी राज्य से उस समय यही देखा गया कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है प्रशासन में स्पेशली, और अर्थव्यवस्थाएं लगातार कई देशों की गिर रही थी। तो नव उदारवाद की विचारधारा काफ़ी मतलब बहुत ही एक हाई लेवल तक पहुंच गई थी, जिस कारण से 1991 में उसी से प्रभावित होकर भारत ने भी नई आर्थिक नीति को अपनाया। हालांकि कुछ और भी कारण थे नई आर्थिक नीति के अपनाने के, बट एक ये बहुत बड़ा कारण था कि नव उदारवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। तो फ्रेंड्स, उदारवाद एक गतिशील राजनीतिक विचारधारा है जो समय के साथ कई चीज़ों को अपने अंदर शामिल करती रहती है। इसका आरंभ सामंतवाद के पतन के साथ लगभग 17वीं शताब्दी के अंत तक हो चुका था, और जब उदारवाद की विचारधारा मतलब बनी थी, तब इसने राज्य की अहस्तक्षेपकारी नीति का समर्थन किया था, कल्याणकारी राज्य का विरोध किया था, और इसी को हम कहते हैं चिरसम्मत उदारवाद। अब जब धीरे धीरे नया कामगार वर्ग मतलब बड़ा होने लगा, जब किसान मजदूर बनने लगे तो मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। अब नए कामगार वर्ग वर्किंग क्लास को देखकर इन्हें अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ा उदारवादियों को, और एक कल्याणकारी राज्य की नीति को भी शामिल करना पड़ा, और इसी को हम आधुनिक उदारवाद या मॉडर्न लिबरलिज्म कहते हैं। बट समय के साथ जब ये देखा गया कि कल्याणकारी राज्य बढ़ता ही जा रहा है, वो ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथों में हैं, और इससे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह विकास नहीं कर पा रही है, तो नव उदारवाद की विचारधारा सामने आई, जिसने चिरसम्मत उदारवाद की तरह यही प्रस्ताव रखा कि राज्य को अब अपने हाथ समेटने चाहिए और अहस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप बीए ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो आप एक बार अपना सिलेबस देख लेना। अकॉर्डिंग टू मी, नव उदारवाद आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप नव उदारवाद को भी अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हैं, तो इससे उदारवाद का टॉपिक पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और आप एक पूरी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।